हाँ। देखिए, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत पुरानी परंपरा रही है ये सोच विचार की रणनीति बनाने की कि मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाँ, और ये ऑन रिकॉर्ड नहीं सुनता आया हूं। नहीं ठीक है। दत्तोपंत ठेंगड़ी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए। पुरानी किताब है 60s की। मीडिया का इस्तेमाल, मीडिया कैसे पत्रकारों को कैसे पार्टी नहीं करती, नहीं मेरा कहना है पार्टी नहीं करती। देखिए, एक काम को आप कैसे करते हैं, अगर आप उसे अपनी आधिकारिक रणनीति का हिस्सा बनाते हैं। हर नेता पत्रकार के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, लेकिन इसके कोई नियम कानून नहीं बनाए जाते। मतलब जो है इसके नियम ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे काम करता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जा रहा है। इसी तरह नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को भी मालूम है कि ट्विटर पर जाएंगे तो खाल ओढ़ने में जो मजा नहीं है वो खाल उतरवाने में मजा है। रवीश है कि नहीं? रवीश, इसमें कोई छोड़ता नहीं है वहां पे। जब आप इसको एक औपचारिक रणनीति का दर्जा हिस्सा दे देते हैं तब उसका असर दूसरा हो जाता है। दूसरा हो जाता है। बिल्कुल वो इस तरह होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपके इस मंच के ऊपर आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बात कहता हूं, है? तो मेरे पास मैसेजेस आएंगे कि यू आर वेरी एरोगेंट। ये ठीक है, एक मिनट। लेकिन अगर मैं राहुल गांधी के खिलाफ करूंगा कोई कांग्रेसी मुझे मैसेज नहीं करेगा। मैं अगर सीपीएम के खिलाफ बात करूं, सबके खिलाफ मैं बोलता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग कभी नहीं आपको मैसेज करेंगे। ये एक समस्या है। अरविंद समय कम है, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, इंटरनेट ट्विटर जो है उसका एक अनौपचारिक स्वरूप है, लेकिन अभय जी जब कह रहे हैं वो एक बात में दम मुझे लगा कि जैसे ही आप आधिकारिक रूप से जाते हैं, पार्टी की तरफ से सक्रिय होते हैं या नेता की तरफ से संगठित रूप से, तो आप उसे औपचारिक रूप देने की कोशिश करते हैं। फिर आप वो लिबर्टी नहीं ले सकते ना अनौपचारिकता वाली। नहीं, जो बट हमारे तो सारे अकाउंट्स वेरीफाइड है लीडर्स हैं वो वेरीफाइड अकाउंट्स है ना, तो कोई कह नहीं सकता इतना भी नहीं है ना, इतना भी अनौपचारिक नहीं है ना वहां जो मौजूदगी है। अगर एक नेट एटिकेट के साथ सही बात कह रहे हैं और उसमें अनौपचारिक बात भी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी की लोकप्रियता में ट्विटर का क्या योगदान है, जिस तरह से वो तो काफी शुक्रिया अदा कर रहे थे। नहीं, वो आप दो चीज देखिए। एक चीज होती है कि मोदी जी उस टूल को यूज कैसे कर रहे हैं या कोई भी नेता उस टूल को कैसे यूज कर रहा है। ट्विटर पे, गूगल पर और सोशल मीडिया पे रेगुलर चैट सेशंस होते हैं, ब्लॉगर्स की मीटिंग होती है, हैंगआउट्स होते हैं। आप अपने जो ये सारे वॉलंटियर्स हैं और सपोर्टर्स हैं थ्रू आउट इंडिया, उनको आप मिलते हैं, उनके साथ रेगुलर इन टच में रहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। दिस इज ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। ये इससे अच्छा तरीका नहीं है। लोगों को लोकतंत्र जीवंत हो रहा है। और इसमें तो लोगों की बात सुनने का एक मौका मिल रहा है। कहाँ एक छोटे से शहर में रहने वाला लोकतंत्र जीवंत हो रहा है और मोदी जी से कनेक्ट कर पा रहा है या किसी भी नेता से कनेक्ट कर पा रहा है। हमारे पास आज सुबह मेरे पास ट्वीट आया किसी असम के एक शहर से। लोग कहते हैं ये सिर्फ ये शहरी फिनोमिना है। ऐसा कुछ नहीं है। असम के किसी एक छोटे कस्बे से, शहर से एक ट्वीट आया है और वो कह रहा है कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये जोड़ने का तरीका बन रहा है। इसमें समय नहीं है। ठीक है, देखिए, अगर कोई सोचता है, मैं आखिरी पॉइंट कहना चाहता हूं। अगर कोई सोचता है, जैसे बीजेपी हमेशा कहती थी हमारे इतने सारे फॉलोअर्स है, नरेंद्र मोदी जी के इतने सारे फॉलोअर्स से कोई नेता नहीं बनता है। याद रखिए, हिटलर के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, जीसस क्राइस्ट के सिर्फ 12 थे। फॉलोअर्स ने किस तरह के इंसान हो, किस तरह के इंक्लूसिव इंसान हो। बराक ओबामा भी ट्विटर पे थे और मिट रोमनी भी थी। बराक ओबामा इसलिए जीते क्योंकि वो इंक्लूसिव थे, मिट रोमनी नॉन इंक्लूसिव थे। नरेंद्र मोदी इज लाइक मिट रोमनी। इंक्लूसिव होना ज्यादा जरूरी है। इंक्लूसिव होना। राणा, आप कुछ कह रहे थे संक्षेप में, एक दो लाइन में कह ले तो मैं फिर टाइम खत्म हो गया जी। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की बात निकली कुछ देर पहले, तो इसीलिए मैं उसी चीज से एक बात निकालना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी काफी समर्थक है गुरुमूर्ति जी जैसे और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे। तो वो खुद तो भले इस विचारधारा को लेकर नहीं लेके आते, लेकिन गुरुमूर्ति और सुब्रमण्यम स्वामी की कितनी साख है ट्विटर पे और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे। इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग हैं, कई सारे जो संगठन लोगों को जो इस पर मौजूद है वो इतना ही समझे कि उनके आसपास नेता लोग थोड़े करीब से बैठे हैं, सारा आवाज लाउड स्पीकर से नहीं आ रही है। अब बिल्कुल समय बहुत संक्षेप में कहूंगा, कम्युनिस्टों को पहले ये गलतफहमी थी कि जो उनकी ट्रेड यूनियन में है वो उनका वोटर है। अरविंद केजरीवाल को ये गलतफहमी है कि जिसने उनको प्रतिज्ञा पत्र भर दिया वो उनका वोटर है। इसी तरह नेताओं को गलतफहमी है कि जो उनका सपोर्टर है वो उनका वोटर है। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर आपको अटैक नहीं करते। मेरे ज्यादातर सटायर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। तो हिंसा के मामले में हर पार्टी का इतिहास ठीक है इस देश में, स्वर्णिम इतिहास है। और ब्रेक के बाद
खबर ये पाकिस्तान के 87 हिंदू परिवारों की है जो इन दिनों भारत में हैं। ये परिवार कुंभ में नहाने के लिए भारत आए, लेकिन अब वापस अपने देश लौटना नहीं चाहते हैं। दिल्ली के बिजवासन में इन दिनों उन्होंने शरण ली हुई है और कहते हैं कि अब भारत में रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव होता है। इस खबर पर डिटेल में छोटे से ब्रेक के बाद। आपसे थोड़ा सवाल पूछना है मेरे को जी। आपके मतलब भारत के अंदर ये जमहूरियत कितने कौमों को मिली जाती है? सबको मिलती है। सबको? हाँ, मेरा नाम खुद शारिक खान है। हाँ। तो मुझे कभी कोई परेशानी यहाँ हुई आप नहीं। जमहूरियत में हो? बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। ये एक लाइन काफी कुछ कह जाती है। पाकिस्तान के सिंध से आए ये वो 480 लोग हैं जिनका कहना है कि वो वहां अल्पसंख्यक होने के नाते रोज जिल्लत झेलते हैं। कुंभ के बहाने वीजा लेकर भारत आए। अब वीजा खत्म होने वाला है, कईयों का तो खत्म भी हो चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें यहां हमेशा के लिए रहने की इजाजत दी जाए। क्या किस तरह की परेशानी होती थी वहाँ आपको? बस हमारे को बच्चे हमारे पढ़ाते नहीं है, धर्म हमारे कराते नहीं है, कभी भरने नहीं देते, किसी मंदिर में जाते तो मारते हैं, भीतर लगाते हैं। बस ये जब से आएगी। तो आप कब आए भारत, कब पहुँचे आप कब आए? एक महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। अच्छा, वापस नहीं जाना? नहीं जाएंगे। सरकार बोले जाना हो तो? नहीं जाए, मर जाएंगे तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। यहाँ ठीक है? हाँ, यहाँ ठीक है। अपना देश लगता है? लगता है। ये हमारा मुल्क है, इधर मर जाएंगे, इधर से हम वापस नहीं जाएंगे। उधर हमारा धर्म नहीं है, उधर हमारा कानून नहीं है। इधर हमारी ये देखिए ऐसे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने भेजते हैं तो आगा करके ले जाते हैं। और इससे भी दूसरा मेरा लड़का है, उसको भेजती हूँ पढ़ाने के लिए, तो उसके पीछे 4-4 आदमी खड़े रहते हैं अगवा करने के लिए। कोई कहते हैं कि बच्चे को किनारे एक साथ नहीं बैठाते। कोई हमको उधर गैर मजहब के इंसान समझते हैं, हमारा मजहब उधर समझते ही नहीं है।